गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीएस के टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो इसी में आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, गया, क्योंझर या सतना। तो इसके लिए तांबे के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी की खान। खेतड़ी राजस्थान में है। गया तो जो है वो बिहार में है, किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। सतना के बगल में ही जो है आपका, जहाँ पर हीरे की खान पाई जाती है, तो पन्ना है। ठीक है, तो वहाँ पर है। पहले वो सतना ही डिस्ट्रिक्ट में था। तो आपका उत्तर हो जाएगा खेतड़ी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए और कौन सा असत्य है उसे निकालिए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की लिखी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसमें कौन सा उनके लिए असत्य है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ये भी सत्य है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी उन्होंने। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक थे। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो आसानी से सवाल ये हल हो सकता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। पीएम ध्वनि या पीएम वाणी या पीएम इंटरनेट या पीएम वार्ता। तो इसमें से कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो आप लोगों ने पीएम वाणी के विषय में सुना होगा। तो पीएम वाणी जो है ये ब्रॉडबैंड की इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के लिए जनसंचार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक था। यह संस्थापक सदस्यों में एक था। राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में ही जाना जाता था। बाद में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम कर दिया गया, जिसके सदस्य आगे चल करके और भगत सिंह भी बने थे। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सर्वोत्तम गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यात सामग्री से या आयातित सामग्री से। तो इसमें इको का मतलब ही एक इन्वायरमेंटल होता है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ओके, तो आपका हो जाएगा उत्तर बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कौन सा एक इनमें से चारों में से एक मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इनमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान ये तो बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये भी सही है। लेकिन आम चुनाव में मतदान जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है।
ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आम चुनाव में मतदान। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न है, इन घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार में सजाइए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और डांडी मार्च। आप लोग यदि ये भी नहीं आता तो आप लोग कम से कम ये तो आना चाहिए। 1928 साइमन कमीशन, 1927 डांडी मार्च, 1930। ठीक है, तो अब इसमें आपको खोजना है कि कौन सा है। अब आपके पास हैं ये चार ऑप्शन, 3, 2, 1, 4। 4 सबसे अंत में आता है। 3, 1, 2, 3, 4। तो साइमन कमीशन यानी कि जो है ना 3 जो है वो 2 से पहले आना है, तो आपको 3 को 2 से पहले लाना है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हो गया, यहाँ पर भी 3 को 2 से पहले है, और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 जगह 3 जो है वो, तो इसमें या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब आपको लेना है शारदा अधिनियम यानी शारदा एक्ट, उसे। और तो इसमें तो लगभग लगभग आपको क्या हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी। डांडी मार्च लास्ट में आने ही आना है। ठीक है, तो 30 में डांडी मार्च आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1 और 4। तो शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण सूचकांक है। पफबाल्स, शैवाल, लाइकेन या मास। आप लोगों को आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता तो याद रखिएगा लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन सूख जाते हैं, नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें क्या करिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो आप लोग जानते हैं झारखंड तो उत्तराखंड के लगभग यानी उसी साल बना था। तेलंगाना सबसे अंत में बना है, तो इसका मतलब है कि झारखंड के बाद तेलंगाना आएगा, यानी 3 के बाद 2 आएगा। तो 3 के बाद 2 आपके किस में है, इसी में सिर्फ एक है। यहाँ तो 3 के पहले यहाँ पर भी 3 को, और यहाँ पर क्या है ये, यानी गोवा सबसे पहले दे रहा है और हरियाणा सबसे पहले इनमें सब में बना है। तो यहाँ पर चौथा आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद गोवा, गोवा के बाद झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 30 जनवरी। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है। तो इसमें दिया गया है कि किसकी समीक्षा करती है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, भारत की संचयी निधि, या भारत के लोक लेखा की, या भारत के आकस्मिक निधि की। तो जो सीएजी अपनी प्रतिवेदन देता है उसी की क्या करती है, समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और उस सीएजी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट की समीक्षा करती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या प्रश्नकाल के पश्चात का कार्य। तो शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है।
तो इसमें होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, लगभग ये 12 बजे के आसपास का समय होता है। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय ये प्रश्नकाल शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें है तीर्थंकर दिए गए हैं, उनका निर्वाण स्थल दिया गया है। ऋषभनाथ, अष्टापद, वसुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत और महावीर स्वामी पावापुरी। इनमें ऋषभनाथ का निश्चित है अष्टपाद में, ठीक है। वसुपूज्य, सम्मेद शिखर यही गलत है, इसमें वसुपूज्य सम्मेद शिखर नहीं, जो है इनका था चंपापुरी। वसुपूज्य चंपापुरी था और सम्मेद शिखर में है पारसनाथ या पार्श्वनाथ। तो सम्मेद शिखर यदि मिलाना है तो पार्श्वनाथ होना चाहिए, वसुपूज्य है तो ये चंपा नगरी या चंपानेर, वहां पर इनका निर्वाण हुआ था। ये 12वें वसुपूज्य जो है वो 12वें तीर्थंकर माने जाते हैं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1982, 1986, 1990, 1992। तो इनमें किस वर्ष पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक कौन सा नहीं है ये बताना है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार बिल्कुल है। जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में संविभाजन और तकनीकी विद एवं नौकरशाह। तो इनमें कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया, चलिए मैं बता देता हूं, तकनीकीविद एवं नौकरशाह। क्योंकि तकनीकीविद और नौकरशाह क्या होते थे, पहले से भी रहते थे। पूंजी के यदि अधिका संचय हो, तकनीकी में सुधार हो, तकनीकी में सुधार, तकनीकीविद तो रहेंगे ही, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन ये भी है, जनसंख्या में परिवर्तन ये भी है, लेकिन तकनीकीविद टेक्नीशियन और जो नौकरशाह हैं उनमें जो वृद्धि हो, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं दिया है कि परिवर्तन या वृद्धि, तो ये हमेशा से रहे हैं, इसलिए क्या है ये विकास का, ठीक है, एक नहीं हो सकता है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल रूप से किसने प्रतिपादित किया था? यानी किसने माना था कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं? कार्ल मार्क्स, टालकाट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर या आगस्ट काम्टे। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कार्ल मार्क्स तो मानता नहीं, तो 6 अवस्थाएं मानता है, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं मानते हैं आगस्ट काम्टे। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार या ए के चंदा। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, ठीक है, उनका नाम था केसी नियोगी। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड या विलियम बैट्रिक। तो आप जानते हैं भारत के तो होंगे नहीं, तो वेणुगोपाल है नहीं। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो विलियम बैट्रिक, ध्यान से समझें तो आपको मिल जाएगा, इन दोनों में से एक होना चाहिए।
तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। यदि भारत में पूछे तो भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल ने सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगला प्रश्न है, इसमें जैव आरक्षण यानी जैव मंडल और उनकी स्थिति को मिलाना है और सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो सिमलीपाल, अब देख लीजिए इतने में, सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश, नोकरेक उड़ीसा। तो अब इसमें आप लोग तो सामान्य तौर पर यानी सी में 1 आना चाहिए, तो सी में 1 यहाँ पर 2 जगहों पर है, ठीक है, यानी कि सिमलीपाल उड़ीसा में आ रहा है 2 जगहों पर और 1 जगह आ रहा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आ रहा है एक, तो यहाँ पर सी में 1 आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से क्या हो सकता है, एक संभव है, ठीक है। तो नोकरेक कहाँ पर है वो आप लोग जानते हैं कि मेघालय में है, यानी एक और भी पता चल जाए तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो डी में कौन सा हो जाएगा, 2, तो डी में 2 यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, फिर से मामला क्या हो गया, अभी फंसा हुआ है। तो पंचमढ़ी वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तो बी में 3 हो जाएगा, तो बी में 3 यहाँ पर है, तो 4 3 1 2, यानी सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का, सांभर, लोनार या बुलर झील। तो चिल्का तो है नहीं, सांभर जो है ये राजस्थान में झील है, ये सबसे बड़े खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है, राजस्थान में है, यहाँ से ही नमक सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में या दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था सबसे पहले नगर निगम, तो नहीं आता है तो याद कर लीजिए, मद्रास में सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और GKV राव समिति। इन्हें आपको चुनना है। तो जानते हैं सबसे पहले BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यानी 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आप में 3 के बाद 1 और शुरुआत में ही पहले होना चाहिए, तो 3 और 1 4 और 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GKV राव समिति और फिर ML सिंघवी, ठीक है, समिति। ये इनका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए 1-2 रीजनिंग के प्रश्न हो जाते हैं। इसमें कह रहा है, इस आकृति को बनाने के लिए सीधी रेखा की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यानी कम से कम कितनी संख्याएं होंगी, यानी रेखाएं होंगी जिससे कि ये बन सकता है। अभी तक आप लोगों ने ज़्यादातर यही वो किया है कि इसमें कुल कितना, यानी कि त्रिभुज होंगे या कितने होंगे। तो इसको बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, ऑप्शन से आपके 9, 12, 15 और 16। तो कुल कितनी रेखाएं होंगी, कम से कम कुल कितनी रेखाएं होंगी,
ठीक है, तो कम से कम कुल कितनी रेखाएं होंगी? चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 और 4, 4 हो गई। 1 2 3 और 4, यहाँ से भी 4, 1 2 3 और 4, तो 12। तो कम से कम 12 रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? और ये आप जानते हैं कि ये डायमंड है, यानी कि एक सिर्फ एक बार रखा गया है और एक के द्वारा बना हुआ है। जब एक के द्वारा बनता है तो उसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो इसमें 10 होते हैं, यानी अलग अलग के द्वारा नहीं बना। एक यहाँ से शुरुआत कर दीजिए आप, एक के ही द्वारा क्या करेंगे, अब बना लेंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? 10 आएंगे। ठीक है, चलिए एक और है रीजनिंग का प्रश्न। कह रहा है कि यहाँ पर इसमें AB3 CE6 FI10 और JN15, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? OT20, TO21, OT21 या TS21, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो आप लोग चाहते हो तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसी से यानी कि संख्या से ले लीजिए। तो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। तो इसका मतलब है ये तो होगा नहीं, अब 21 ये सब आएंगे। ठीक है, तो A B C और C के बाद D E छोड़ करके, यानी एक छोड़ करके दो, दो छोड़ करके तीसरा। ठीक है, और F G H I J। ठीक है, अब इसके बाद तो क्या हो जाएगा? J के बाद F G H I J, यानी यहाँ पर ये जो भी है, B के बाद C, E के बाद F और I के बाद J, तो यहाँ पर जो है J के बाद यानी कि N के बाद क्या आता है? O आता है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो अब आपको एक क्या हो गया, मिल गया है। जो भी होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? O और ये OT21। ठीक है, तो A के बाद अब B के बाद, फिर इसी तरह से B के बाद यानी C के बाद यानी E के बाद F और F के बाद सॉरी I के बाद J, तो N के बाद O आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OT21। आगे आप जोड़ सकते हैं तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कैसी थी? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ? 1935 में इसका उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत संघ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की धारा 50(1) के अंतर्गत भारत को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत संघ का दर्जा दिया गया था। फिर अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो किसमें रखा था? पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ये तीसरी बैठक थी। ठीक है, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिस दिन की उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला है, हाँ तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश या राष्ट्रपति की सहमति? ठीक है, तो इसमें ध्यान से समझिए कि ये यानी कि क्या कह रहा है
कि राष्ट्रपति का आशय होना चाहिए, राष्ट्रपति का समाधान होना चाहिए, राष्ट्रपति का अनुदेश होना चाहिए, राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की सहमति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए राष्ट्रपति का आशय। अगला है भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और ये तो सबको रटा ही होता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या आपका सी। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को कौन सा समाप्त करता है? 14, 15, 17 या 19? तो अस्पृश्यता को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। 14 समानता का वर्णन करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ प्रश्न, और आगे भी कोशिश करते रहेंगे हम। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक रिक्वेस्ट, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ लोग जो जुड़ना चाहें वो जुड़ करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।